arpanedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। कलचुरियों के काल में छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महत्व विभिन्न राजा और उनके द्वारा किए गए कार्य की दृष्टि से। मध्य प्रांत का पूर्वी हिस्सा महाभारत काल में महाकौशल कहलाता था और यहाँ के शासक हैहय वंशी थे। पुराणों में इस वंश का विवरण सविस्तार मिलता है। ब्रह्मा के पुत्र आत्रि और पौत्र सोम से संबंधित होने के कारण यह वंश सोमवंशी कहलाया। सोम का पुत्र बुद्ध और बुद्ध का पुत्र पुरुरवा हुआ, जिसके 7 पुत्र सहस्त्रध और सहस्त्रध का पुत्र हैहय था। उसने नर्मदा नदी के तट पर राज्य स्थापित कर अपना वंश चलाया। इसी हैहय वंश में कोकल्ल देव नामक चेदी देश का प्रतापी राजा हुआ, जिसके वंशज कलचुरी कहलाए। कलचुरियों के बारे में प्रारंभिक जानकारी। कलचुरियों की वंशावली कोकल्ल देव से प्रारंभ होती है, जिसका काल लगभग 875 ईस्वी के आसपास था। इनकी राजधानी चित्रसौर्य में थी, जिसका अभी तक पता नहीं लग सका है। कलचुरियों ने 248 ईस्वी में अपना नया संवत चलाया था, जो प्रायः 1000 वर्ष तक चलता रहा। कलचुरी हैहयों की एक शाखा है। इनका प्राचीन उल्लेख 500 ईस्वी में मिलता है। उस समय बुद्धराज राजा था। कलचुरियों की प्राचीन राजधानी महिणमती थी, किंतु कालांतर में इनकी राजधानी जबलपुर के निकट स्थित त्रिपुरी हो गई है। किंतु कालांतर में इसकी राजधानी जबलपुर के निकट स्थित त्रिपुरी हो गई। इसी त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की एक लहुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापित किया था। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का प्रथम शासक कोकल्ल देव माना जाता है, किंतु उत्कीर्ण लेखों से यह विदित होता है कि इस शाखा का संस्थापक वामराज देव था, जो 7वीं सदी के अंत में हुआ था और जिसके समय से कलचुरियों को चेदी या चैद्य कहा जाने लगा। वामराज देव का नाम का उल्लेख उसके वंशजों के ताम्रपत्र में सम्मानपूर्वक किया गया है। उसके पश्चात 3 पीढ़ियों के राजाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती। तत्पश्चात शंकरगढ़ प्रथम, लक्ष्मणराज प्रथम, कोकल्ल प्रथम, शंकरगढ़ द्वितीय, बालहर्ष, युवराज देव प्रथम, लक्ष्मणराज द्वितीय, शंकरगढ़ तृतीय, कोकल्ल देव द्वितीय, गांगेय, कर्णदेव, यंशः कर्ण, गय कर्ण, नरसिंह, जयसिंह और विजय सिंह हुए। अंतिम राजा के समय कलचुरी साम्राज्य ठीक वैसे ही जबलपुर तक सिमट कर रह गया था, जैसे अंतिम मुगल सम्राट के समय मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली तक सिमट कर रह गया था। दक्षिण कौशल के रतनपुर राज्य के कलचुरी। 9वीं सदी के अंतिम चरण में त्रिपुरी के कलचुरियों ने दक्षिण कौशल के रतनपुर में अपनी शाखा, जिसकी वंश परंपरा सूर्य से प्रारंभ होती है, स्थापित करने के प्रयास किए। उड़ीसा के अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि शंकरगढ़ द्वितीय ने बाणवंशी कौशल नरेश विक्रमादित्य या सोमवंशी नरेश शिवगुप्त से पाली प्रदेश के आसपास का क्षेत्र जीत लिया था। शंकरगढ़ ने इस प्रदेश पर अपने छोटे भाई की नियुक्ति की थी, जिसके नाम के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, परंतु अभिलेखी साक्ष्यों से पता चलता है कि उसकी राजधानी तुमान या तुम्माड़ थी। यहाँ पर कलचुरियों की 2-3 पीढ़ियों ने शासन किया। तत्पश्चात वे स्वर्णपुर के सोमवंशी राजा से पराजित हुए। अभिलेखी साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज प्रथम और उसके पुत्र लक्ष्मणराज द्वितीय ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण कर वहां के राजा को परास्त किया। संभवतः इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य सोमवंशी शासकों को पराजित करना था। इनमें त्रिपुरी के राजाओं को सफलता भी मिली होगी। इसके बावजूद भी यह ज्ञात नहीं होता कि कौशल में त्रिपुरी नरेशों की पुनः स्थापना हुई या नहीं, परंतु कालांतर में त्रिपुरी के कोकल्लम द्वितीय के शासनकाल में उसके 18 पुत्रों में से एक कलिंगराज नामक पुत्र ने अपने बाहुबल से दक्षिण कौशल को जीतकर तुम्माड़ नगर में, जहां पर उसके पूर्वजों का राज्य था, अपनी राजधानी स्थापित की और त्रिपुरी के कलचुरियों के सामंत के रूप में शासन किया। कमलराज। कलिंगराज के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र 1020 ईस्वी में तुम्माड़ का राजा हुआ।
उसने अपने स्वामी त्रिपुरी के कलचुरी गांगेय देव की उत्कल विजय में साथ दिया था। उत्कल युद्ध से कमलराज को एक लाभ यह हुआ कि साहिल नामक एक योद्धा को वह कौशल ले आया जिसने अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक राज्य जीते थे। रत्नराज प्रथम 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक। 1045 ईस्वी में कमलराज की मृत्यु हो गई। तदुपरांत उसका पुत्र रत्नराज प्रथम सिंहासन पर बैठा। रत्नराज प्रथम ने राजधानी तुम्माड़ को अलंकृत किया। वहां पर आम्रवन, पुष्पोद्यान लगाए तथा अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। रत्नराज ने मणिपुर नामक प्राचीन गांव को, जो तुम्माड़ से लगभग 45 मील तथा बिलासपुर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में है, नगर के रूप में परिवर्तित कर उसे रत्नपुर नाम दिया, जिसका आधुनिक नाम रतनपुर है, और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस नवीन नगर में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। उसको कुबेरपुर की उपमा दी गई और उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। राजा रत्नराज प्रथम ने कोमोमंडल के राजा वज्जूक की पुत्री नोन्नल से विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध से उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। पृथ्वीदेव प्रथम 1065 ईस्वी से 1090 ईस्वी तक। रत्नराज प्रथम के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम 1065 ईस्वी में रत्नराज प्रथम के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम 1065 ईस्वी में रतनपुर राज्य का नया शासक बना। उसके शासनकाल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले 3 अभिलेख आमोदा, रायपुर तथा लाफा से प्राप्त हुए हैं। आमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख में उसे 21,000 ग्रामों का शासक कहा गया है, जिसमें संपूर्ण दक्षिण कौशल आ जाता है। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम को निर्माण कार्यों में रुचि थी। वह धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। उसने तुम्माड़ में पृथ्वीदेवेश्वर नामक मंदिर बनवाया था तथा रतनपुर में एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया था। जाजल्लदेव प्रथम 1090 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक। पृथ्वीदेव प्रथम के पश्चात लगभग 1090 ईस्वी में जाजल्लदेव प्रथम रतनपुर के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल का महत्वपूर्ण शिलालेख रतनपुर से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि जाजल्लदेव प्रथम ने अपने सेनापति जगपाल देव की सहायता से बैरागढ़, लांजी, भंडारा, दंडकपुर, नंदावली, कुक्कुट, राठ, तेरम, तमनाल को जीतकर अपने आधिपत्य में किया। यह इस वंश का प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। इसने आदि घराना त्रिपुरी से संबंध तो नहीं तोड़ा, परंतु वास्तव में वह स्वतंत्र हो गया। जाजल्लदेव प्रथम ने बस्तर के छिंदक नाग वंश के शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था। उसने अपने नाम से जाजल्लपुर नामक एक नगर बसाया। यह नगर आज जांजगीर के नाम से जाना जाता है। इस नगर में एक बड़ा तालाब तथा आम्रवन लगवाया। उसने पाली मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उत्तर में अमरकंटक से दक्षिण में गोदावरी तक तथा पश्चिम में बरार से उसका आतंक कायम हो गया। 1120 ईस्वी में जाजल्लदेव की मृत्यु हो गई। रत्नदेव द्वितीय 1120 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक। जाजल्लदेव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय 1120 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठा। राजा रत्नदेव द्वितीय के ताम्रपत्र अभिलेख अकलतरा, खरौद, पारगांव, शिवरी नारायण एवं सरखों में प्राप्त हुए हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि रत्नदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण, गंगवाड़ी के राजा अनंत वर्मा को परास्त किया था। उसने रतनपुर में अनेक मंदिर तथा तालाब खुदवाए थे। यह विद्वानों का आश्रयदाता था। पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 ईस्वी से 1165 ईस्वी तक। रत्नदेव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका लड़का पृथ्वीदेव द्वितीय लगभग 1135 ईस्वी में रतनपुर के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसके मंत्री तथा सेनापति जगपाल देव ने सारंगगढ़, कांकरय, भ्रमरकूट को जीतकर प्रभुत्व का विस्तार किया था। राजा पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत
वल्लभराज और ब्रह्मदेव ने मंदिरों के निर्माण व तालाबों की स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य किया था। सेनापति जगपाल देव ने राजीव में स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जाजल देव द्वितीय 1165 ईस्वी से 1168 ईस्वी तक। 1165 ईस्वी में जाजल देव द्वितीय रतनपुर के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल अल्पकालीन रहा। शिवरी नारायण से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि त्रिपुरी के कलचुरी शासक जय सिंह ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया था, जिसे जाजल देव द्वितीय द्वारा विफल कर दिया गया। जाजल देव के राज्यकाल में 1167 तथा 1168 ईस्वी में सोमराज नामक एक ब्राह्मण ने मल्लार में केदारेश्वर महादेव व पातालेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ से प्राप्त शिलालेख में जाजल देव को तुम्माड़ाधिपति कहा गया। जगदेव 1168 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक। जाजल देव के मृत्यु के पश्चात दक्षिण कौशल में अराजकता फैल गई। खरौद के शिलालेख के अनुसार जब जाजल देव का स्वर्गवास हुआ तब चारों तरफ अंधकार छा गया और अव्यवस्था फैल गई। अतः उसका बड़ा भाई जगदेव, जो उस समय पूर्व देश में था, शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने हेतु दक्षिण कौशल आया और राज्यभार वहन किया। उसका शासनकाल लगभग 1168 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक रहा। रत्नदेव तृतीय 1178 ईस्वी से 1198 ईस्वी तक। लगभग 1178 ईस्वी में रत्नदेव तृतीय रतनपुर की गद्दी पर बैठा। उसका एक शिलालेख खरौद के लखनेश्वर मंदिर की दीवार पर जड़ा हुआ है, जिसके अनुसार उसके राज्यकाल में जब अवस्था फैली, लोग अकाल से मरने लगे, सेना निर्बल हो गई और राजकोष खाली हो गया, तब रत्नदेव ने गंगाधर नामक एक विद्वान तथा कार्यकुशल ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया। गंगाधर ने अपनी योग्यता के बल पर राज्य में शांति स्थापित की। गंगाधर ने खरौद के लखनेश्वर के सभा मंडप का जीर्णोद्धार करवाया और अनेक देवालय निर्मित करवाए। उनमें से रतनपुर के समीप एक टेकड़ी पर वीरा देवी का मंदिर है, जिसे लोग वर्तमान में लखनी देवी के मंदिर के नाम से जानते हैं। 1198 ईस्वी में रत्नदेव तृतीय की मृत्यु हो गई। प्रताप मल्ल 1198 ईस्वी से 1225 ईस्वी तक। रत्नदेव तृतीय के मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र प्रताप मल्ल रतनपुर के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके शासनकाल के 3 अभिलेख पेंड्राबंध, कोनारी और पवनी में मिले हैं। प्रताप मल्ल ने अल्पायु में राजकाज प्राप्त किया। उसका कार्यकाल 1198 ईस्वी से 1225 ईस्वी तक चला था। प्रताप मल्ल के बाद से पुरुषोत्तम साय तक। प्रताप मल्ल के पश्चात कलचुरी राज्य से संबंधित 300 वर्षों का इतिहास जानने का कोई स्रोत अब तक अप्राप्त है। बाबू रेवाराम के अनुसार प्रताप मल्ल के बाद जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव, कमल देव, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय और पुरुषोत्तम साय हुए। बहार साय। पुरुषोत्तम साय के पश्चात बहार साय हुआ। इसके 3 उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। पहला लेख रतनपुर के महामाया मंदिर की दीवार पर है। इसमें उल्लेखित है कि बहार साय ने विक्रम संवत 1555 ईस्वी में महामाया के मंदिर में सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया। इसके अलावा उसने बहरैया तालाब भी खुदवाया था। दूसरा अभिलेख कोसगई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तीसरा लेख द्वितीय लेख की पीठ पर है। इस पर विक्रम संवत 1570 की तिथि पड़ी हुई है। कल्याण साय। बहार साय के पश्चात उसका पुत्र कल्याण साय रतनपुर का राजा बना। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में कल्याण साय का उल्लेख किया गया है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि कल्याण साय और मंडला के राजा के बीच विवाद होने के कारण तत्कालीन मुगल शासक अकबर ने उसे दिल्ली बुलवाया था। कल्याण साय 8 वर्षों तक दिल्ली में रहने के पश्चात उपाधि एवं राजा के पूर्ण अधिकार के साथ रतनपुर आया।
बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में कल्याण साय का दिल्ली जाना अकबर के समय लिखा है। यह किस प्रमाण के आधार पर लिखा गया है स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कल्याण साय ने रतनपुर में कब से कब तक शासन किया, इस संबंध में कोई प्रमाणिक तिथि नहीं दी जा सकती। कल्याण साय के बाद क्रमशः लक्ष्मण साय, शंकर साय, कुमुद साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय गद्दी पर आसीन हुए। इन शासकों के बारे में विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। तख्त सिंह। तख्त सिंह का राजस्व काल 1685 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक था। उसने अपने कार्यकाल में तखतपुर नगर की स्थापना की थी। राज सिंह। तख्त सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज सिंह गद्दी पर बैठा। वह बड़ा प्रतापी व दानवीर था। उसने रतनपुर में एक महल और तालाब बनवाया था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उसने राजपुर भी बनवाया था। उसका शासनकाल 1689 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक था। राज सिंह निसंतान था। उसने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु मोहन सिंह के समय पर रतनपुर न पहुंचने के कारण राज सिंह ने अपने चाचा सरदार सिंह को रतनपुर का उत्तराधिकारी बना दिया। सरदार सिंह 1712 ईस्वी से 1732 ईस्वी तक। सरदार सिंह ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। उसके समय की कोई उल्लेखनीय घटना उपलब्ध नहीं है। 1732 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। रघुनाथ सिंह 1732 ईस्वी से 1742 ईस्वी तक। सरदार सिंह निसंतान था। उसने मरणासन अवस्था में अपने 60 वर्षीय भाई रघुनाथ सिंह को रतनपुर का शासक घोषित किया। वह मात्र 10 वर्ष तक ही शांतिपूर्वक शासन कर पाया। इसी के शासनकाल में 1742 ईस्वी में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। पुत्र शोक से ग्रस्त रघुनाथ सिंह आक्रमण का जवाब नहीं दे पाया। परिणाम स्वरूप भास्कर पंत ने बड़ी सरलता से रतनपुर को अपने कब्जे में कर लिया। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को भोसले के नाम पर राज्य करने की अनुमति प्रदान की। 1745 ईस्वी में रघुनाथ सिंह का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के पश्चात राज सिंह का दत्तक पुत्र मोहन सिंह मराठों के प्रतिनिधि के रूप में 1758 ईस्वी तक रतनपुर का शासक बना रहा। रायपुर के कलचुरी शासकों का संक्षिप्त विवरण। रतनपुर के वीर सिंह देव के समय कलचुरियों की लहुरी शाखा ने खल्लारी के साथ साथ रायपुर में भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। रायपुर अभिलेख में लक्ष्मीदेव, सिंहड़, रामचंद्र, बलदेव राज का उल्लेख मिलता है। इस तरह रायपुर शाखा का प्रथम महत्वपूर्ण कलचुरी शासक लक्ष्मीदेव माना जा सकता है। लक्ष्मीदेव के पश्चात उसका पुत्र सिंहड़ हुआ, जिसने शत्रु के 18 गढ़ जीत लिए। जान पड़ता है कि सिंहड़ रतनपुर के राजा से नाराज होकर स्वतंत्र हो गया था। उसने अपनी राजधानी रायपुर में स्थापित की। उसका लड़का रामचंद्र था और उसका लड़का ब्रह्मदेव हुआ। संक्षिप्त में रायपुर शाखा के कलचुरियों की वंशावली इस प्रकार है। पहला, लक्ष्मीदेव 1300 ईस्वी से 1340 ईस्वी तक। दूसरा, सिंहड़ देव 1340 ईस्वी से 1380 ईस्वी तक। तीसरा, रामचंद्र देव 1380 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। चौथा, हरि ब्रह्मदेव 1400 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक। पांचवा, केशव देव 1420 ईस्वी से 1438 ईस्वी तक। छठवा, भुवनेश्वर देव 1438 ईस्वी से 1463 ईस्वी तक। सातवां, मानसिंह देव 1463 ईस्वी से 1478 ईस्वी तक। आठवां, संतोष सिंह देव 1478 ईस्वी से 1498 ईस्वी तक। नौवां, सूरत सिंह देव 1498 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक। 10वां, सैन सिंह देव 1518 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। 11वां, चामुंडा सिंह देव
1528 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक। 12वां वंशी सिंह देव 1563 ईस्वी से 1582 ईस्वी तक। 13वां धन सिंह देव 1582 ईस्वी से 1604 ईस्वी तक। 14वां जैत सिंह देव 1604 ईस्वी से 1615 ईस्वी तक। 15वां फतेह सिंह देव 1615 ईस्वी से 1636 ईस्वी तक। 16वां याद सिंह देव 1636 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। 17वां सोमदत्त देव 1650 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक। 18वां बलदेव सिंह देव 1663 ईस्वी से 1685 ईस्वी तक। 19वां उमेंद्र सिंह देव 1685 ईस्वी से 1705 ईस्वी तक। 20वां बनवीर सिंह देव 1705 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक। और 21वां अमर सिंह देव 1741 ईस्वी से 1753 ईस्वी तक। जब भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया तब उसने रायपुर के कलचुरी राज्य पर आक्रमण नहीं किया था। 1750 ईस्वी में रघुजी भोसले द्वितीय द्वारा अमर सिंह देव की रायपुर गद्दी छीन ली गई और रायपुर, राजिम तथा पाटन के क्षेत्र उसे देकर 7,000 रुपये वार्षिक टकोली की राशि उस पर बांध दी गई। 1753 ईस्वी में अमर सिंह की मृत्यु हो गई। उस समय उसका पुत्र शिवराज सिंह तीर्थ यात्रा पर था। मराठा शासक ने अमर सिंह को दी गई जागीरें वापस ले ली। 1757 ईस्वी में बिंबाजी छत्तीसगढ़ का शासक बना। उसने अमर सिंह के पुत्र शिवराज सिंह की परवरिश की दृष्टि से महासमुंद तहसील में स्थित बड़गांव सौंपा था। 1822 ईस्वी में भोसले शासक ने बड़गांव भी छीन लिया। इस प्रकार 1822 ईस्वी में रायपुर शाखा के कलचुरियों की रही सही सत्ता समाप्त हो गई। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।